हाँ, तो क्या बोलेंगे कि इन सीआर सर्किट phase difference between V and I is tan inverse XC by R। ठीक है, ये हमारा फेज डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा सर्किट ले, LR सर्किट, क्या ले, LR सर्किट, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसके क्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। ठीक है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, और हमको पता है कि इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है -L/di/dt से। तो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ध्यान समझिएगा, तो किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे, किरचॉफ्स लॉ, और ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप IR होता है, तो क्या लिखेंगे, I स्मॉल IR। ठीक है, स्मॉल I करंट है अगर किसी इंस्टेंट इसमें, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, V प्लस L/di/dt माइनस IR बराबर 0। बेसिकली ये अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस ऑफ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया। फिर ये भी क्या है, मेरा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, एनालिटिकल मेथड होगा, पर मुझे कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फेजर मेथड से। तो अगर फेजर मेथड से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो फिर वही बोलूँगा कि लेट आई बी द फेजर, है ना, आई बी द फेजर। तो आई अगर फेजर मान लेता हूँ तो आई के रिस्पेक्ट में, ध्यान समझना, क्या बोलूँगा मैं, आई के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है वो π/2 फेज आगे होता है, और आई के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है वो सेम फेज में होता है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें सीरीज के हिसाब से तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज व्हाट आवर VR, दिस इज व्हाट आवर VL। बात समझ में? अब इनका रिजल्टेंट कहीं ऐसे होगा, वेक्टर के मुताबिक इनका रिजल्टेंट ऐसे होगा। तो अगर हम ये बोलें कि VR से 5 फेज VL रिजल्टेंट बन रहा है, रिजल्टेंट ये V है, तो क्या ये V बराबर ऐसे नहीं लिखा जा सकता, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, VL, दिस लेंथ इज VL एंड दिस लेंथ इज VR। तो अगर ये मेरा रिजल्टेंट फेजर बना हुआ है तो क्या मैं यहाँ से कंपेयर करके tan phi की वैल्यू नहीं निकाल सकता? tan phi बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिखूंगा मैं VL बाई VR। तो क्या मैं लिखूंगा XL बाई R, तो लिखूंगा मैं phi बराबर tan इनवर्स XL बाई R। ये हो गया मेरा रिजल्टेंट फेज। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा जो V है नेट, सो मैं बोलता हूँ कि इफ़ VL बराबर I0 XL एंड VR बराबर I0 R, तो क्या इस रिजल्टेंट V की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, V बराबर अंडर रूट में I0 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर XL स्क्वायर। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। इस V को लिख सकता हूँ मैं I0 X रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जिसको रिएक्टेंस बोलेंगे या इम्पिडेंस बोलेंगे, I0 स्क्वायर कॉमन, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू वुड कैंसिल आउट, तो X की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट, इम्पिडेंस, ठीक है, ऑफ LR सर्किट। ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट। तो इम्पिडेंस का मतलब क्या भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हाँ समझे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरा रिजल्टेंट V है वोल्टेज, वो 5 फेज आगे चल रहा है। तो अगर मैं वोल्टेज को एज ए फेजर मानूँ, क्यों ऐसे बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज ही मेरा इनपुट है ना, यहाँ पे V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कोई फाई वगैरह है नहीं है, जीरो है वो। तो अगर मैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट लिखूँ तो मुझे फेजर डायग्राम को देखना पड़ेगा। चूंकि मेरा फेजर डायग्राम 5 फेज आगे चल रहा है और इसी को मैं 0 पे ला दूँ तो मेरा करंट जो होगा वो 5 फेज किधर हो जाएगा, पीछे। तो मैं इस केस में क्या लिखूंगा, इफ V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, तो दिस इम्प्लाइज हमको जो I मिलेगा वो मिलेगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। माइनस 5 क्यों, क्योंकि देखो वोल्टेज प्लस 5 में है, किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में। वोल्टेज प्लस 5 में आ रहा है तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या हो जाएगा, -5 चला जाएगा। तो अब ये समझ में आए कि ये हमारा रिजल्टेंट करंट इक्वेशन होगा सर्किट का, वेयर I0 कितना होगा, I0 हो जाएगा V0 बाई एक्स या V0 बाई अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इक्वेशन I कितना लिखेंगे, I इक्वल्स टू V0 अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 का मतलब
tan इनवर्स XL बाई आर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे LR सर्किट के लिए करंट का रिजल्टेंट इक्वेशन कितना आएगा। तो देखो फेजर से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं समझने के लिए। अदरवाइज हमको ये वाला इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन हमको ये इक्वेशन आएगा। तो वो अभी फ़िलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। हम जब मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं तब सीखेंगे, ठीक। अच्छा, क्या हो अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, L, C और R तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या होगा? देखो जैसे तीसरा केस, कॉम्बिनेशन ऑफ LCR, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ LCR। अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं, इसमें भी स्पेशल हमको पढ़ना होता है सीरीज, ठीक है। स्पेशल क्या पढ़ना है? सीरीज का। तो अगर मैं सीरीज में L, C और R को जोड़ूं, मतलब मेरा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये हो गया मेरा L, ये हो गया मेरा C, ये हो गया मेरा R। इसको मैं कोई इनपुट वोल्टेज दे देता हूँ, साइनसॉइडल इनपुट वोल्टेज, लाइक V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। तो इसके अक्रॉस जो EMF डेवलप होगा वो हो जाएगा L di/dt। इसके अक्रॉस जो EMF डेवलप होगा वो आ जाएगा किसी इंस्टेंट Q/C, और इसके अक्रॉस IR। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा तो जनरल इक्वेशन मेरा क्या आएगा? जो भी इनपुट वोल्टेज दिया है, चूंकि ये इंडक्टर अपोज करता है, तो मैं लिखूंगा V प्लस L di/dt माइनस Q/C माइनस IR बराबर 0। ये मेरा हो गया एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा एक हो गया एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये एनालिटिकल मेथड है। NCERT की बुक में इसका एनालिटिकल सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो NCERT, ठीक है, NCERT अगर आप NCERT बुक देख रहे हो तो उसमें इसका एनालिटिकल मेथड दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। पर उसमें फेजर डायग्राम से भी दिया हुआ है, तो हम फेजर डायग्राम से समझेंगे कि फेजर से क्या, क्योंकि आसान है समझना, ठीक है। तो चलिए फेजर डायग्राम के लिए फिर वही बात कि लेट VR, VL एंड VC रिप्रेजेंट वोल्टेज फेजर, ठीक है। वोल्टेज फेजर मतलब वोल्टेज वेक्टर। तो VR जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना एज ए मैग्नीट्यूड इसका I0R। VL का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I0 XL, और VC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I0 XC, ठीक है। तो रिजल्टेंट V जो आएगा वो सीधी सी बात है VR प्लस VC प्लस VL। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इक्वेशन। ये रिजल्टेंट वेक्टर इक्वेशन है, रिजल्टेंट फेजर इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, फेजर इक्वेशन। अब इसका डायग्राम अगर हम देखें तो हमको पता है कि इंडक्टिव सर्किट के लिए जो डायग्राम होता है VL जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू करेंट π/2 फेज आगे चलता है। अगर हम बात करेंगे कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के केस में हमको पता है कि करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर π/2 फेज पीछे चलता है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के सेम फेज में होता है। अब सीरीज में है, इन तीनों फेजर को अगर हम जोड़ दें तो जो हमारा रिजल्टेंट फेजर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। फेजर मतलब वेक्टर डायग्राम। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फेजर मतलब वेक्टर डायग्राम, रोटेट करने वाला वेक्टर। तो ये हो गया VC, ये हो गया VL और ये हो गया VR। ये हो गया हमारा फेजर। VR जो कि करंट के रिस्पेक्ट में सेम फेज में है, तो जो फेज करंट का वही फेज VR का है, तो VR के फेज के रिस्पेक्ट में VL π/2 फेज आगे चला गया और ये π/2 फेज पीछे चला आया। अगर ये भी वेक्टर है और हम ये मान लें कि VL जो है वो डोमिनेट कर रहा है VC से, तो जो हमारा रिजल्टेंट फेजर बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा, दिस इज VL माइनस VC एंड दिस इज VR बन के आएगा। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट बोलता हूँ कि ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे जाएगा। तो ये रहा मेरा 3 वेक्टर का रिजल्टेंट सॉल्व करने का तरीका, राइट। तो ये कितना हो जाएगा VL माइनस VC और ये कितना हो जाएगा VR। दिस एंगल सपोज फाई, मतलब रिजल्टेंट जो वोल्टेज है V वो VR के साथ मतलब 0 एंगल के साथ कितना फेज घुमा, 5 फेज घुमा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ V जो होगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √VR² प्लस
वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आई नॉट जेड, जेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 अलग अलग रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं, मतलब आर सी और एल, तो इसलिए जेड लिख रहा हूँ, एक्स नहीं लिख रहा हूँ। आई नॉट जेड, इसको भी इम्पिडेंस ही बोलते हैं। इन सब में से अगर मैं आई नॉट कॉमन ले लूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा आर स्क्वायर, यहाँ पर से मिलेगा एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर। तो आई वुड गेट जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूँ इम्पिडेंस, इसको भी मैं इम्पिडेंस ही बोल देता हूँ, मतलब रिजल्टेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। अगर मैं इसको बोलता हूँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट तो ये हो गया मेरा इम्पिडेंस या जेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 10 फाई निकाल लूँ, तो 10 फाई निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, लिखूंगा मैं वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, या फिर मैं यही लिखूंगा 10 फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ये हो गया मेरा रिजल्टेंट फेज, ये क्या हो गया मेरा फेज, ठीक है, रिजल्टेंट फेज, रिजल्टेंट फेज, ये मेरा हो गया रिजल्टेंट फेज। तो मैंने क्या देखा कि जब मेरे पास एलसीआर सर्किट है, मेरे पास क्या है एलसीआर सर्किट है, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो मेरा जो जनरल इक्वेशन आएगा वो ये आएगा v प्लस वी एल आई, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बना, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास दो मेथड, एक एनालिटिकल मेथड है जो कि इसको सॉल्व करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, और एक मेरे पास होता है फेजर मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैं फेजर मेथड बोल देता हूँ इसको, फेजर मेथड। तो अगर मैं इसको फेजर मेथड से सॉल्व करता हूँ तो फेजर मेथड से क्या होगा, फेजर मतलब वेक्टर, तो मुझे वी एल वी आर वी सी को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना होगा और उनके फेजर डायग्राम्स को बनाना होगा। इन तीनों फेजर डायग्राम्स को मैं जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट इन तीनों का ऐसे बन के आएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ये मानते हुए कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो रिजल्टेंट मेरा वी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एज ए वेक्टर एडिशन, तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, ये इधर वी आर है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ऐसे जाएगा फाई एंगल पे, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो वी एल माइनस वी सी और वी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। सिंप्लीफाई किया तो z मिला, z को मैंने नाम दे रखा है इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वोल्टेज वी आर से फेज बना रहा है फाई, उसको निकाला तो 10 फाई आया एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, जिसको मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट फेज। तो अब जो मेरा करंट इक्वेशन होगा एलसीआर सर्किट का, क्या लिखूंगा मैं, तो लिखूंगा करंट इन एलसीआर, करंट इन LCR लिखूंगा मैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर प्लस फाई या माइनस फाई, इसको सोचना है। तो चलो फिर से रिजल्टेंट फेजर में आते हैं। रिजल्टेंट फेजर जो V है, अगर मैंने इनपुट दिया है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसके रिस्पेक्ट में करंट मेरा आगे या पीछे आएगा, तो वो कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पे चूंकि रिजल्टेंट वोल्टेज 5 फेज बना रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में, ये सारे डायग्राम्स करंट के रिस्पेक्ट में बने हैं, करंट के रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में, ये भी हमारा क्या है करंट, करंट के ही रिस्पेक्ट में बना हुआ है कि करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज इधर, इंडक्टर उधर, कैपेसिटर नीचे, तो करंट के रिस्पेक्ट में 5 फेज आगे जा रहा है वोल्टेज, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या होगा, 5 फेज पीछे चला जाएगा। तो क्या बोलेंगे, समझ में आई मेरी बात, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो फेजर है वो करंट है, वोल्टेज वाली एक्सिस है ना, करंट के रिस्पेक्ट में 5 फेज आगे चल रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या होगा, 5 फेज पीछे चलेगा। इस वजह से यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा टी माइनस 5। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, किताबों में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, 2-3 किताबें अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं ये +5 देगा, कहीं -5 देगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो कि करंट के रिस्पेक्ट में, यही देख लो बस। तो मैंने पहले क्या लिखा, इनपुट वोल्टेज दिया, उसके रिस्पेक्ट में पता चला कि मेरा वोल्टेज खुद ही 0 एक्सिस से 5 फेज आगे है, तो जब मैं वोल्टेज का रिस्पेक्ट लूँगा तो करंट 5 फेज पीछे चला जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है वी नॉट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो ये हो गया मेरा करंट इक्वेशन, किस बेसिस पर, जब v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी मेरा इनपुट होगा, तो ये सोर्स ईएमएफ का लगाऊंगा तो ये करंट मुझे मिलेगा, ये हमको समझना है, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में थोड़ी डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। क्या, जैसे देखो,
आप ये जो फेज देख रहे हो, इसी फेज से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एलसीआर सर्किट में कौन डोमिनेट करेगा, मतलब इंडक्टर डोमिनेट करेगा या कैपेसिटर डोमिनेट करेगा या रजिस्टर डोमिनेट करेगा, कुछ भी। तो जैसे पहला केस हम ये लेते हैं, एक्सएल, क्या बोलते हैं, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। मैंने ये कहा कि जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, है ना, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, वो अगर डोमिनेट कर गया तो एक्सी को हम अगर नेग्लेजिबल मान लें तो हमारा जो इन एक्सेल लीड करेगा, तो इसका मतलब जो हमारा फेज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो आपको पता है कि इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इंडक्टर के केस में करंट क्या होता है, पीछे होता है। ये बात सही भी है, आपको याद होगा पिछला कॉन्सेप्ट। तो आपको याद होगा कि फेजर की डायग्राम समझाते वक्त मैंने ये बताया था कि इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ध्यान से देखना, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट पीछे चल रहा है, करंट नेगेटिव फेज में है। यहाँ पर भी यही है, अगर एक्सेल डोमिनेट कर जाता है, ये बड़ा पॉजिटिव आएगा तो हमारा ओमेगा टी माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब फेज हमारा करंट का क्या हो जाएगा, पीछे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज डोमिनेटिंग इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, दूसरा, अगर एक्सी की वैल्यू एक्सेल से एक्सीड कर जाए, एक्सी की वैल्यू जो है एक्सेल से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में अगर एक्सी बड़ा हो जाएगा तो ये डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, ये डिफरेंस नेगेटिव, मतलब ये यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी हमने पढ़ रखा है। करंट के केस में, अगर हम बात करें करंट के केस में कैपेसिटिव सर्किट में, तो वोल्टेज के केस में करंट π/2 फेज आगे बढ़ जाता है, मतलब हमको यहाँ पर क्या मिला, दैट इज डोमिनेटिंग कैपेसिटिव सर्किट मिला। कैपेसिटिव सर्किट क्या मिल रहा है, डोमिनेटिंग कैपेसिटिव सर्किट। तो हमने जो एलसीआर की स्टडी की है, इससे ही हमको ये पता चल जा रहा है कि हमारा सर्किट कौन सा डोमिनेटिंग नेचर का होगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा एक्सेल की वैल्यू से या एक्सी की वैल्यू से। तो कौन बड़ा है उससे पता चल जाएगा कि एलसीआर सर्किट में कौन डोमिनेटिंग कर रहा है। इसका तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मान लो अगर आप ये कहते हो कि इफ एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 फाई है वो तो जीरो हो गया, खत्म कहानी, मतलब फेज ही नहीं है, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ऐसे केस में इसका मतलब कि अगर आपने v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया, तो आपको i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा, क्योंकि फाई तो जीरो हो गया। मतलब अब ये केस किसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमने इसमें क्या देखा है कि ये रेजिस्टेंस वाला केस पढ़ा हुआ है। मतलब है तो एलसीआर सर्किट, पर अगर एलसीआर सर्किट में एक्सेल और एक्सी की वैल्यू बराबर कर दो तो उसका फेज जीरो हो जाता है। तो इससे क्या क्या चीज़ें पता चलती है, तो देखो आप इसको जरा देखो, जेड की वैल्यू, इम्पिडेंस देखो, इम्पिडेंस पे क्या असर पड़ता है। इम्पिडेंस, अगर हम इम्पिडेंस की बात करें तो जो z है वो हो जाएगा अपना अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चूंकि आप बोल रहे हो ये दोनों बराबर है, बराबर है का मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज z किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। मतलब इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सएल माइनस एक्सी की जो वैल्यू आती थी वो अब चली जाएगी, तो वैल्यू और कम हो गई, r के बराबर हो गई। बात समझ रहे हो, अच्छा। और जो करंट था, एंड जो करंट हमारा आता था वो अब कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। एंड इसको और सिंप्लीफाई करें, एंड अगर एक्सएल बराबर एक्सी है तो एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी। दिस इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। सो दिस इम्प्लाइज ओमेगा बराबर 1 बाई अंडर रूट एल सी। अब ओमेगा हमारा 2 पाई एफ होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब ये क्या मिला, तो ये मिला फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, समझना ध्यान से। जैसे हमने एक इंडक्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाया। इसकी एक वैल्यू है, इसकी सी है, इसकी आर है। तो ये जो वैल्यू है एल और सी, इसका मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले में पुट करके अगर हम देखेंगे तो हमको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी एफ, जिसको हम लोगों ने नेचुरल बोला है। तो सपोज एफ एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये मिली यहाँ पर। समझ आ रही बात, अगर हम इस एल सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो हमको ये मिलेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी
है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस इज बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC। और यहाँ जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया है लाइक V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, इसमें भी एक ओमेगा आ रहा है, तो ये ओमेगा और यहाँ जो हमने ओमेगा बराबर 1/√LC निकाला है, इस ओमेगा में क्या डिफरेंस है, तो इसे हम लोग कहते हैं सोर्स फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? सोर्स फ्रीक्वेंसी। सोर्स फ्रीक्वेंसी का मतलब जो हमने लगाया है LCR सर्किट में, इसे सोर्स फ्रीक्वेंसी या ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, जिसमें ड्राइवन फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के वजह से इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब टाइम वेरिंग करंट मिल रहा है। तो अगर कभी सोर्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो ऐसे केस में Z की वैल्यू जो है वो R के बराबर हो जा रही है और करंट बढ़ जा रहा है। जो करंट का इक्वेशन ये मिलता था ओमेगा टी माइनस समथिंग, अब वो टर्म जीरो हो जा रहा है। तो बजाय हमको I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के, अगर इस बजाय इस करंट के इफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC हो जाए, अगर इफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC हो जाए, देन हमारा Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R एंड I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I इक्वल्स टू हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। मतलब ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस जो है इम्पीडेंस डिक्रीज कर जाएगा और करंट इंक्रीज कर जाएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। इसी फिनोमिना को, कि रेजिस्टेंस का घटना और करंट का बढ़ना, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस को अगर हम डिफाइन करें तो हम डिफाइन करेंगे कि रेजोनेंस इन LCR सर्किट, ठीक है, रेजोनेंस को क्या बोलेंगे? इट इज अ फिनोमिना, it is a phenomenon in LCR circuit in which if XL is equals to XC, मतलब जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटर के रेजिस्टेंस मतलब रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। इट इज अ फिनोमिना इन LCR सर्किट इन विच इफ XL is equals to XC, then impedance of circuit decreases and current in circuit increases when omega equals to 1/√LC. तो it is a phenomena in LCR circuit in which if XL equals to XC, then impedance of the circuit decreases and current in a circuit increases। और वो भी किस कंडीशन में? इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी में। इसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम लोग, अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो इसी को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये पूरी फिनोमिना क्या कहलाएगा? हमारा रेजोनेंस। ये पूरी फिनोमिना हमारा क्या कहलाएगा? रेजोनेंस। तो हमारे पास डायग्राम भी बनाया जाता है, मतलब करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ओमेगा के रिस्पेक्ट में, कि अगर मान लो किसी LCR सर्किट की जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ऐसे है सपोज, और हमने यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी को सपोज दिस इज ओमेगा, और अगर ओमेगा नॉट, सपोज ओमेगा नॉट दिस इज 1/√LC, सपोज ओमेगा नॉट जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सपोज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर हमने इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सर्किट में अगर हमने एक इनपुट दिया, इनपुट की भी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, मतलब हमारा जो ओमेगा है, सपोज हमारा ओमेगा जो है कुछ ऐसा है, सपोज दिस इज व्हाट आर ओमेगा एंड दिस इज व्हाट ओमेगा नॉट। अगर ये दोनों बराबर हो गए, मतलब वो कंडीशन जहाँ पे ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा, तो ये जो करंट एक्सिस है इसमें करंट की वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगी, शार्पली इंक्रीजेज, द वैल्यू वुड इंक्रीज वेरी शार्प, मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी सर्किट में? इंक्रीज करेगी। इसी घटना को रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस का बेसिकली यूज़ क्या है? तो रेजोनेंस का जो यूज़ है, या ऐसे कह दो एप्लीकेशन रेडियो ट्यूनिंग में, रेडियो चैनल जो होता है, रेडियो चैनल ट्यूनिंग में, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप रेडियो FM चलाते हो तो आपके पास एक, जैसे सपोज़ कि आपने रेड FM लिया, सपोज़ रेड FM, तो रेड FM की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वो 94.3
मेगाहर्ट्ज, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर रेड एफएम पकड़ेगा। तो आप जो ट्रांजिस्टर है या जो आपका एफएम टेप है उसमें क्या करते हो, आप नोब को घुमाते हो, है ना, जो नोब होता है उसको घुमाते हो और आप उसको घुमाकर 94.3 तक लेकर आते हो। तो जब 94.3 पर वो नोब आता है तो आपको क्लियर साउंड सुनाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सर्किट अंदर लगी हुई है रेडियो के अंदर, उसकी जो खुद की फ्रीक्वेंसी है और जो रेडियो स्टेशन से वेव आ रहा है 94.3 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी का वेव आ रहा है, जब ये दोनों आपस में मैच करते हैं तब जाके आपको 94.3 एफएम मतलब रेड एफएम का साउंड सुनाई देता है। अदरवाइज आपको साउंड सुनाई नहीं देता है, उस बीच में बहुत सारे नॉइज़ भरे होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, एक रेंज होता है बैंडविड्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट के से निकाला जाता है। मतलब हमारे पास ओमेगा नॉट से एक फ्रीक्वेंसी कम और ओमेगा नॉट से एक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी मिलती है। मतलब हमारे पास बेसिकली दो फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं, एक होता है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा और एक हो सकता है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। इसी को हम लोग कहते हैं लोअर बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं हायर बैंडविड्थ। ये हमारा होता है लोअर बैंड विड्थ और ये होता है हमारा हायर बैंड विड्थ, ठीक है। और लोअर बैंड विड्थ और हायर बैंड विड्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ, ठीक है। तो जो हमारा बैंड विड्थ होता है, बैंड विड्थ जो होता है ये टोटल डिस्टेंस मतलब ट्वाइस टाइम डेल्टा ओमेगा। तो आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में भी अगर आप सेट करते हो तो बजाय 94.3 के अगर आप 94.2 पर भी पहुंच गए तो आपको रेडियो की आवाज़ सुनाई देने लगती है हल्की हल्की। तो वो बेसिकली आप बैंडविड्थ के अंदर आ गए। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ना देकर आपको ये रहा आपका 94.3 फिक्स फ्रीक्वेंसी, बट अगर आप 94.2 पर हो या 94.4 पर भी हो तो भी आपको हल्का हल्का आवाज़ मतलब रेजोनेंस की जो फिनोमिना है वो आपको होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये होता है अपना पूरा डिटेल्ड स्टडी ऑफ एलसीआर सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ फेजर डायग्राम, उसमें रेजोनेंस, इम्पीडेंस कैसे घटता है कैसे बढ़ता है वगैरह वगैरह।